नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए, जून महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा फोर्थ पार्ट है। जून 2024 का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले जून महीने के सारे पार्ट और पिछले जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। गिरिराज पत्रिका की प्लेलिस्ट भी आपको हमारी अलग से मिल जाएगी। अब हिमाचल का कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वीकली बेसिस पर, चाहे वो करंट अफेयर का बने या फिर कैसे भी बने, गिरिराज पत्रिका से बने, वो सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाते हैं, कवर कर लिए जाते हैं। और पहले भी जैसे हेल्प मिलती रही है, डेफिनेटली आपको वैसे ही आगे भी मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, रिसेंटली एट विच प्लेस इंडियाज़ फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम हैज़ बिन इनॉग्रेटेड। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। देखो, चैडविक वाटरफॉल शिमला में है, तो आप इजीली गेस लगा सकते हैं ऑप्शन डी शिमला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। परंतु जो हम डिटेल से जानेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, एक और बात आपने यहाँ से ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है एग्जामिनर का। अब देखो क्या हुआ है, अभी जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उस ऑफिस के द्वारा जो है वो जो चैडविक हाउस है, ये चैडविक हाउस जो है वो पहले महाराजा कपूरथला का जो है वो रेजिडेंस रह चुका है। महात्मा गांधी जब कभी शिमला आए थे तब ये यहाँ पर रुके थे। कैबिनेट मिशन के अटेंड करने के लिए 1946 में शिमला आए थे, तभी चैडविक हाउस में आकर रुके थे। तो यहाँ पर ना अब इस चैडविक हाउस को रेनोवेट करके या फिर मेंटेन किया गया है कैग के द्वारा। और यहाँ पर ना बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि रेयर आर्टिफैक्ट रखे गए हैं। 1907 का एक टेबल है, यहाँ पर एक चेयर है जो कि सीवी रमन के द्वारा इस्तेमाल की गई है। सीवी रमन जो है वो नोबेल प्राइज़ इनको फिजिक्स में मिल चुका है। अगर हम बात करें कैग के द्वारा इसको रेनोवेट किया गया है, तो कैग ने जो है वो इसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से लिया, फिर उसके बाद इसको रेनोवेट किया। और चैडविक हाउस बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया था 1880s में। उसके बाद ये महाराजा कपूरथला थे, सरदार चरणजीत सिंह, इनके द्वारा जो है वो उसको परचेज़ किया गया 1904 में। और उसके बाद गांधी जी जब यहाँ पर आते थे तो गांधी जी यहीं पर आकर रुकते थे। फिर उसके बाद जब मेन मूवमेंट जो हुई वो कब हुई, स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, जिसको कैग कहा गया, यहाँ पर एक प्रशिक्षण स्कूल भी इनके द्वारा आरंभ किया गया। ये भी आप नोट करें, 1950 में कैग के द्वारा यहाँ पर एक प्रशिक्षण स्कूल भी जो है वो प्रारंभ किया गया। और उसके बाद देखो इसकी स्थिति थोड़ी सी खराब थी, तो 2018 में ये गिरने की कगार पर आ गया था। 2020 में जो है वो उस टाइम एक ऑल इंडिया रेडियो के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट किया गया। ऑल इंडिया रेडियो का सहयोग लिया गया 2020 में यहाँ पर, और इसको जो है वो एक म्यूजियम बनाने के लिए जो है वो तैयार किया गया। अब ये म्यूजियम के रूप में जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। अब म्यूजियम के रूप में इनॉग्रेट किया गया है, तो उद्घाटन इसका कैग के द्वारा ही किया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके द्वारा ही जो है वो इसे इनॉग्रेट किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ से, वो आपने ध्यान रखने हैं। अब इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो 2020 का पूछा जाए, महाराजा कपूरथला का पूछा जाए, 1880 से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। ये क्वेश्चन भी गिरिराज पत्रिका में नहीं आया था, ये डेली न्यूज़पेपर से जो है वो क्वेश्चन बनता है। डेली न्यूज़पेपर की कटिंग मैं ज़रूर आपके साथ इन क्वेश्चन की शेयर करता रहता हूँ। जब भी जैसे आज के न्यूज़पेपर में आए तो कल आज आपको कटिंग मिल जाती है ये। अब देखिए, यहाँ पर लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा का किसको चुना गया है। राज्यसभा का जो लीडर ऑफ हाउस चुना गया है वो हिमाचल से जगत प्रकाश नड्डा जो है वो उनको चुना गया है। इससे पहले हम जगत प्रकाश नड्डा के बारे में क्या पढ़ चुके हैं कि ये हैं तो हिमाचल प्रदेश से, इसको लेकर कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं और से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं। परंतु अभी इनका कार्यकाल जब राज्यसभा का समाप्त हुआ तो इन्हें गुजरात से जो है वो राज्यसभा का सदस्य चुना गया। अभी ये गुजरात राज्यसभा से जो है वो चुने गए हैं। गुजरात राज्यसभा से चुने जाने के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि अभी इन्हें जो है वो एक मिनिस्टर भी बनाया गया है। बीजेपी के प्रेसिडेंट तो ये है ही हैं, साथ में इनको लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा का बनाया गया है। ठीक है जी। इससे पहले पीयूष गोयल जो था वो लीडर ऑफ हाउस हुआ करते थे, अभी जो है वो जगत प्रकाश नड्डा जी को बनाया गया है। इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है। वो मिनिस्ट्री कौन सी है? वो मिनिस्ट्री है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और एक और मिनिस्ट्री है इनके पास, दूसरी मिनिस्ट्री है इनके पास केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री।
हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि ये जो हेल्थ मिनिस्टर बने हैं तो ये 34th नंबर के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो इस बार बने हैं। और अगर हम बात करें कि ये कौन से नंबर के केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर बने हैं तो ये 25th नंबर के केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं। तो ये लास्ट टाइम गिरिराज पत्रिका में हमने क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किए थे, तो इनको भी ध्यान रखना है। ये रिवीजन आपका भी यहाँ से हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए बोला गया है यहाँ पर भी 14 फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच जो है वो नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पर मेगा टेक्सटाइल पूछा गया है कि क्या ये कांगड़ा में स्थित है। आगे बोला गया है कि एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क प्रपोज है, क्या ये ऑदोवाल में प्रपोज्ड है। एक बल्क ड्रग पार्क है, क्या ये ऊना में है। एक मेडिकल डिवाइस पार्क है, क्या ये सोलन के लिए है। तो अगर हम बात करें कि चर्चा में क्यों आया, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो इसका नॉट करेक्ट जब आपसे पूछा गया है ना, तो ये मेगा टेक्सटाइल पार्क कांगड़ा में नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन ए नॉट करेक्टली मैच जो है वो हो जाएगा। अब ये गिरिराज पत्रिका में क्यों आया और ये मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है। देखिए मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो ऊना में स्थित है, ये आप में ध्यान रखना है। एक प्रपोज्ड जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो ओदोवाल में स्थित है। बल्क ड्रग पार्क जो है वो ऊना में स्थित है और मेडिकल डिवाइस पार्क ये सोलन में जो है वो स्थित है। अभी चर्चा पर चर्चा क्या थी, चर्चा पर चर्चा ये थी कि हिमाचल प्रदेश में जो बल्क ड्रग पार्क बन रहा है ये ऊना जिले में बनने जा रहा है, बस इतना सा आया था। और यहाँ पर आपने सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो हमने यहाँ से निकाला और डिस्कस कर लिया। इसी आर्टिकल में कुछ और बातें भी आई थी। इसी आर्टिकल में जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना चलाई गई है उसके बारे में आया था कि महिलाओं को बेनिफिट यहाँ से मिलेगा वो प्रतिवर्ष 18,000 रुपया जो है वो इस योजना के तहत मिलेगा। और यहाँ पर आया था कि हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा विधवाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी, ये आया था। और 27 वर्ष तक इनके बच्चे जो होंगे उनको भी जो है वो शिक्षा का खर्चा जो है वो सरकार के द्वारा ही जो है वो दिया जाएगा, ये भी चर्चा में आया था। और प्रदेश में 9,000 दिव्यांग बच्चे ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा जो है वो प्रदान कर रहे हैं। और सोलन जिला के कांडाघाट में जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है, ये भी आया था। वो हमने लास्ट टाइम भी गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। बाकी हमने बल्क ड्रग पार्क पढ़ लिया। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्क जो हमारे पास हैं, चाहे वो मेगा टेक्सटाइल पार्क ऊना का है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ओदोवाल का, चाहे वो बल्क ड्रग पार्क है ऊना का, चाहे वो मेडिकल डिवाइस पार्क है सोलन का, वो हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, ये ओदोवाल कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये भी कई बार आपको कन्फ्यूजन रहता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है, वो आप ध्यान रखें, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं आउट ऑफ 15,443 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया इन हिमाचल प्रदेश वेरी डेंस फॉरेस्ट इज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 15,443 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर है उसमें से वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, जो अति सघन वन है, बहुत ही घने वन हैं, वो कितने हैं। अगर देखो इस तरह के क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ये गिरिराज पत्रिका में आया था। गिरिराज पत्रिका में जंगलों की आग के बारे में जो है बहुत चर्चा की गई थी। तो कुछ डाटा हमने जो इकोनॉमिक सर्वे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट निकाला है वो ये डाटा है। पहले भी रिवाइज हो चुका है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे लिखित रूप में। इसका जो आपने ध्यान रखना है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितने हैं, वो 3,163 स्क्वायर किलोमीटर्स हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 3,163 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये आते हैं। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखें। और अगला हम यहाँ से ये देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे एरिया का हिमाचल का 27.74% जो है वो कवर करता है। तो ये 7.74% भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है डाटा। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया जो हिमाचल का है ना, ये 15,443 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें से 3,163 जो स्क्वायर किलोमीटर आता है वो तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। 3,163 ये जो है वो वेरी डेंस में आ जाता है। मॉडरेट डेंस भी आते हैं, जो मॉडरेट यानी कि हल्के से डेंस हैं फॉरेस्ट, वो 7,100 जो है वो आ जाते हैं, 7,100 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आ जाते हैं। और ओपन फॉरेस्ट जो है ना वो है 5,180, कितना 5,180 जो है ये है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना जो है ये बनकर आएगा, तो ये जो है वो 15,443 स्क्वायर किलोमीटर बनकर आएगा। अब ये आपको डाटा याद रहेगा कि 3 श्रेणियों में जो है वो 15,443 स्क्वायर किलोमीटर को बांट दिया गया। एक वेरी डेंस आ गया, एक मॉडरेट आ गया और एक ओपन फॉरेस्ट जो है वो आ गया। तो अभी एचएस में पूछा गया था, उससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे इस क्वेश्चन को, और लिखित रूप में भी जो है ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है पहले, मतलब इस तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में पहली बार, परंतु फिर भी मैं डाटा ये आपको लिख के एक बार बता चुका हूँ। मिशन अलाइड में इस तरह के इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस होते रहते हैं। गिरिराज पत्रिका में अक्सर हम वीकली बेसिस पर इस तरह के क्वेश्चन रिवाइज करते रहते हैं।
तो ये हो गया फॉरेस्ट का डाटा। ठीक है जी, इसको इतना सा ही ध्यान रखें, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर ज़्यादा गए तो फिर डाटा याद रखने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। इतना सा ही डाटा अभी यहाँ से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो गया डाटा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच एज ग्रुप वुमेन बेनिफिटेड अंडर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है, इसके अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाओं को लाभान्वित किया गया। तो इस योजना के बारे में जो है वो अभी बार बार अखबार में आ रहा है, गिरिराज पत्रिका में आ रहा है। क्यों गिरिराज पत्रिका में आया था पहले मैं वो आपको बताता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। कहा गया कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऊना जिले की 7,280 महिलाओं को जो है वो अभी तक लाभ मिल चुका है। ऊना का ये डाटा बताया गया था और 7,280 ये डाटा जो था वो बताया गया था। अब इसमें जो एज ग्रुप की कौन से एज ग्रुप की महिलाएं बेनिफिटेड हैं, वो 18 से लेकर 59 ईयर्स की जो महिलाएं हैं वो जो है वो बेनिफिटेड है। यहाँ से उनको जो है वो फ़ायदा मिलेगा। इनको जो है वो 3-3 महीनों की किस्त एक साथ दी गई, 4500 रुपया जो है वो इनको दिया गया। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से ना मैं कुछ इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग चीज़ें आपने पढ़ी हैं पहले, हमने भी इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रखी हैं, तो कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन जो है वो हो गई। ओल्ड एज पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो ये ओल्ड एज पेंशन जो है वो दी जाती है 60 to 69 ईयर्स की जो है ना, उनको जो है वो 1,000 रुपया दी जाती है। 70 ईयर्स से ऊपर कोई है तो उसको 1,700 रुपया जो है वो दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, ये ओल्ड एज पेंशन है। इस ओल्ड एज पेंशन में क्या है, इस ओल्ड एज पेंशन में जो है वो कोई भी इनकम का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। बस इसमें जो बेनिफिट जिसको मिलेगा वो पति या पत्नी कोई भी टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, उनको ये बेनिफिट जो है दे दिया जाएगा। तो इसमें 60 to 69 अगर किसी की एज है यहाँ पर 60 to 69 तो उसको 1,000 रुपया दिया जाएगा। अगर कोई 70 ईयर एंड एबव है, 70 एंड एबव है तो उसको जो है वो 1,700 रुपया जो है वो दिया जाएगा। एक ऐसी ही योजना चलाई गई है जो पीजीटी के एग्जाम में भी शायद पूछी गई थी, वो थी स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। वो किस एज ग्रुप के लिए चलाई गई है वो शायद एग्जाम में पूछा गया था। तो वो 65 to 69 ईयर्स की महिलाओं के लिए चलाई गई है। कौन सी योजना है? स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। ये आपने ध्यान रखना है, 65 to 69 ईयर्स की महिलाओं के लिए चलाई गई है। पहले भी पड़ी है। 1,150 रुपया 1,150 रुपया जो है उस योजना के तहत बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है जी, ये नोट करना है। तो इतना काफ़ी है। एक ओल्ड एज पेंशन योजना हो गई, एक जो है वो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना हो गई। एज ग्रुप यहाँ पर पता चल गया। अब कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, चाहे वो पीजीटी का आने वाला एग्जाम ही क्यों ना हो। और देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के एग्जाम के लिए, ये कोई और पेपर 1 है आपका, तो पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें मेल कर देना। टेस्ट सीट से ऐसा होगा कि आप में प्रैक्टिस करके परफेक्शन आएगी और कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक आएगा जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर 2 की अच्छी तैयारी है, पेपर 1 में दिक्कत आ गई कोई, जैसे कि अभी सीसेट में देखने को मिला एचएएस के एग्ज़ाम में। वैसा नहीं होना चाहिए। पेपर 1 कैसा भी आ सकता है, तो आप टफेस्ट लेवल के लिए तैयार होने चाहिए, तो उसके हिसाब से जो है वो तैयारी कीजिए। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज अगर आपको अवेल करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लेना। क्वेश्चन देखिए अगला, बोलते हैं हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर टू द 16th फाइनेंस कमीशन। तो बोलते हैं कि फुल टाइम मेंबर जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन का इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। ये फाइनेंस कमीशन जो है वो क्यों चर्चा में आ गया गिरिराज पत्रिका में? फाइनेंस कमीशन गिरिराज पत्रिका में इसलिए चर्चा में आया क्योंकि फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन के अलावा जो इसके मेंबर हैं, उन्होंने हिमाचल का दौरा किया। अभी उन्होंने हिमाचल का दौरा किया, तभी ये चर्चा में जो है वो आया। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसलिए चर्चा में आया। 16th फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, तो 16th फाइनेंस कमीशन के पहले तो पता होना चाहिए कि चेयरमैन कौन है। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आपने ध्यान रखना है कि अरविंद पनगड़िया जो है वो इसके चेयरमैन है। ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके मेंबर्स की बात कर लेते हैं कि इनमें से जो है वो कौन सा मेंबर नहीं है। तो इनमें से सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो इसके मेंबर नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 16th फाइनेंस कमीशन जो अभी है उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया, यहाँ पर नाम लिखा गया है। उसके जो मेंबर हैं उसमें अजय नारायण झा आ जाते हैं। इसके जो मेंबर हैं एक और एनी जॉर्ज मैथ्यू आ जाते हैं। इसके एक और मेंबर हैं मनोज पांडे, वो जो है वो आ जाते हैं। तो ये लोग जो यहाँ पर आए थे, हिमाचल का दौरा किया। अब जो आने वाले 5 साल हैं उनके लिए ये आर्थिक सहायता देंगे, तो उसके बेस पर ये देखने जो है वो आए थे यहाँ पर। और 1 अप्रैल 2026 से जो है वो वित्त आयोग की सिफारिशें जो हैं वो लागू हो जाएंगी।
वित्त आयोग में होता क्या है, जो स्टेट्स को पैसा दिया जाता है ना, वो यहाँ से डिसाइड होता है। तो इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हो गए। इनके अलावा जो है वो इनकी 13 मेंबर एक टीम थी, मतलब 13 मेंबर थे इनकी टीम में, जो यहाँ पर आए थे, जिन्होंने विजिट किया, यहाँ पर जो भी देखने का चीज़ थी वो देखी, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये सिफारिशें कब से लागू होंगी। ये 1 अप्रैल 2026 से जो है वो लागू हो जाएंगी। 1/2026 आपने ध्यान रखना है, इस यहाँ से ये सिफारिशें लागू होंगी। और इसके जो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, उनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने ध्यान रखना है। मेंबर का नाम भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तो मेंबर्स के नाम भी आपने नोट करने हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने पर प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है। देखो, अगर ये जो इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना चलाई गई है, अगर कोई एक बेटी होने के बाद परिवार नियोजन की इस स्कीम को अपना लेता है, तो परिवार नियोजन अपनाने पर जो है वो उसको कितनी सहायता दी जाएगी? 2 लाख रुपया जो है वो उसको जो है वो सहायता प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाएगी। कितना? 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के बारे में देखिए, इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना जो है वो, इसमें एक बेटी के बाद अगर परिवार नियोजन कोई अपनाता है तो पहले 35,000 रुपया दिया जाता था। अब इस 35,000 को बढ़ाकर 2 लाख रुपया जो है वो सरकार ने कर दिया है, ये भी ध्यान रखना है। और 2 बेटियों के बाद अगर कोई परिवार नियोजन को अपनाता है तो उसको प्रोत्साहन राशि पहले 25,000 रुपया दी जाती थी। अब 25,000 से इंक्रीज करके 1 लाख रुपया जो है वो उसको कर दिया गया। तो ये परिवार नियोजन के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से इस योजना का नाम अगर याद रह गया ना तो वो भी बहुत है, क्योंकि इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना। इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना जो है वो इसका नाम है। ठीक है जी, ये हो गया। अभी एक और प्रोजेक्ट है जो गिरिराज पत्रिका में तो नहीं आया था, परंतु डेली न्यूज़पेपर मैंने कटिंग शेयर की थी आपके साथ। क्या कॉन्टेक्स्ट था, पहले मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, फिर इसको समझते हैं, तब अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। एम्स हिमाचल में कहाँ पर स्थित है? एम्स हिमाचल में बिलासपुर में जो है वो स्थित है। तो वहीं से ये खबर जो है वो जुड़ती है। एम्स में जो है वो केंद्र सरकार की सहायता से ये प्रोजेक्ट भीषम से जो है वो एक आपदा अस्पताल जो है वो बनाया जाएगा। हिमाचल में जहाँ पर भी आपदा होगी, ये अस्पताल वहाँ पर 8 मिनट में जो है वो पहुँच जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट भीषम के बारे में देखिए। ये प्रोजेक्ट भीषम जो है वो स्टैंड करता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। ये जो है इसके लिए ये स्टैंड करता है। अब इसमें क्या है, इसमें एक मोबाइल हॉस्पिटल टाइप में बनाया जाएगा, जिसमें एक बारी में 200 लोगों को जो है वो ट्रीटमेंट दी जाएगी। ठीक है, 200 लोगों को ट्रीटमेंट देने की कैपेसिटी इसकी होगी। और इसका जो टारगेट है वो इसका है कि क्विकली जो है वो रिस्पॉन्ड ये करेगा और कंप्लीट केयर इमरजेंसी में जो है ये प्रोवाइड करवाएगा। इसमें एक और बात आपने ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट भीषम के तहत बिलासपुर का जो एम्स है वहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। तो एम्स को जो है वो 720 किलो के 36 बॉक्स जो है वो मिलेंगे। अब जहाँ पर भी आपदा होगी 36 जो ये बॉक्स होंगे ना, ये जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इन 36 बॉक्सों को जो है वो हेलीकॉप्टर की मदद से जो है वो आपदा के स्थान पर पहुँचाया जाएगा। आपदा के स्थान पर पहुंचाया जाएगा। इन बॉक्सों की खासियत ये है कि इनको ऊंचाई से भी अगर फेंक देते हैं तब भी ये नहीं टूटते, इनको नुकसान नहीं पहुंचता। अब इन 36 बॉक्स जो होंगे ना, ये 8 मिनट में जो है वो एक हॉस्पिटल जो है वो तैयार कर देंगे और 200 लोगों का इलाज जो है वो यहाँ से एकदम जो है वो मिल जाएगा। इसमें जो है वो ऑपरेशन थिएटर से लेकर जो है वो एक्सरे हो गया, वेंटिलेटर हो गया, ये सारी सुविधाएं जो हैं वो इसमें दी गई हैं। तो ये प्रोजेक्ट भीषम इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कुछ भी यहाँ से बने वो आपने ध्यान रखना है। ये भीषम का पूरा नाम क्या हो गया? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। ये आपने ध्यान रखना है। 200 लोगों की इसकी कैपेसिटी है और किस तरह से ये काम करेगा वो भी बता दिया। एम्स बिलासपुर का पता है आपको, बिलासपुर के कोठीपुरा में जो है वो एम्स स्थित है। वहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं बचना चाहिए, वहाँ से कोई भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में आया था, कटिंग भी मैंने शेयर की थी टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ पर हम न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उससे पहले देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलाइड सर्विसेज, क्योंकि एचएएस का एग्ज़ाम अभी हो चुका है, एलाइड सर्विसेज की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देखो, ज़रूरी नहीं कि एलाइड के एग्ज़ाम को बहुत टाइम बचा है तो एक बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया जाए। ये टाइम देखते देखते निकल जाएगा, क्योंकि पीजीटी का भी पहले ऐसे ही लगता था और जब एग्ज़ाम एकदम से पास आ गया तब जाकर घबराहट जो है वो होती है। फिर जो है वो दौड़ा दौड़ी में चीज़ें स्टार्ट करते हैं। उससे बेटर है कि धीरे धीरे अभी से जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाए। तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लेना।
और कोई भी दिक्कत आती है हमें मेल करना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो इसके महासचिव जो होते हैं उसकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है। आपने ध्यान रखना है कि इसके जो महासचिव होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ही जो है वो इसकी नियुक्ति जो है वो करती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब यूनाइटेड नेशन की जब भी बात होती है ना तो यूनाइटेड नेशन का आपने ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर जो हैं वो होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर इसके होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर में एक चाइना आता है, एक फ्रांस आता है, एक रशिया आता है, एक यूएस जो है वो यहाँ पर आता है, यूएस के अलावा जो है वो यूके भी यहाँ पर आता है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के जो हैं वो हैं, उनका नाम ज़रूर ध्यान रखना। बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो होते हैं जो 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। 2 सालों के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। रिपीटली अलग अलग कंट्रीज ये बनती रहती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है वो कब मनाई जाती है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है वो कब मनाई जाती है, वो 23 जनवरी को मनाई जाती है। 23 जनवरी को ये मनाई जाती है और इसको पराक्रम दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं। पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाते हैं और आपने ध्यान रखना है कि पराक्रम दिवस कब से मनाया जा रहा है। ये 2021 से जो है वो मनाया जा रहा है, 2021 से मनाया जा रहा है। उस टाइम 124th बर्थ एनिवर्सरी थी बोस जी की, तब से ये मनाया जा रहा है। तो ये पराक्रम दिवस ज़रूर ध्यान रखें। आगे बोलते हैं विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार का ऋण देता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो सामान्यतः मध्य और दीर्घकालीन ऋण जो है वो देता है। ये वर्ल्ड बैंक का ऋण का जो है वो आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं राज्य की विधान परिषद के लिए सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। कितने सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं। तो राज्य की विधान परिषद के लिए 1/3 मेंबर जो हैं वो चुने जाते हैं। 1/3 मेंबर जो हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो विधानसभा द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मंत्री बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ किसी विधानसभा की है या लोकसभा की है उसकी 15% से अधिक जो है वो स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया है, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो किया गया है ये प्रोविज़न, ये ध्यान रखना है। तो ये साइज़ जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये आपने ध्यान रखना है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। आगे बोलते हैं पशुओं की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखो पशुओं की आयु का निर्धारण जो है वो उनके सींग के छल्ले गिनकर एवं दांत गिनकर जो है वो किया जाता है। तो पशुओं की आयु का अगर कोई निर्धारण करना हो तो उनके सींग के छल्ले गिने जाते हैं और उनके दांत गिने जाते हैं। वहाँ से उनकी आयु का थोड़ा सा निर्धारण कर सकते हैं, अनुमान जैसा लगाया जा सकता है, तो ये कहा जाता है। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक आपके पास हो गया। ये देखिए जी क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट वाज द रिवाइज्ड फाइनल वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट इन 2024 लोकसभा इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में अंतिम मतदान प्रतिशत क्या है। ये फाइनल पूछा गया है, जो रिवाइज करके फाइनल दिया गया है वो ये पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल से आपको बताया था ये, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम पे सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, क्यूजीज, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, जो आपके एग्जाम में हेल्प करती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।